डेरिवेटिव की फॉर्म में पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन को डेरिवेटिव की फॉर्म में क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन छोड़ भाई, डी बाई डी। अरे ऐसा नहीं, अगर मैं आपसे कहूं, सुनो सुनो सुनो, कि नहीं भाई डेरिवेटिव की फॉर्म में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, किस चीज को डेरिवेटिव की फॉर्म में हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, वो पूछ रहा है वो। वेलोसिटी पर टाइम्स डीवी बाई डी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, डीवी बाई डी, इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर ए वेलोसिटी गिवन है और मैं कह रहा हूं कि फाइंड एक्सेलरेशन, तो उस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर देगा, तो इसी बात को एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसको डिफरेंशिएट के उसमें हाँ हाँ, उसको भी नहीं पता है जिसका रीजन तो नहीं है जैसे मैथ्स का ना भाई, पता नहीं, कहीं और तो बस मैथ्स ही पढ़ता है, कहीं और तो पढ़ नहीं रहा फिजिक्स केमिस्ट्री। तो तूने मैथ्स की क्यों सूझी कि तू मैथ्स पढ़ ले ऐसा? फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक ठीक है, मैथ्स में मतलब ये था कि हाँ कोई रेगुलर प्रैक्टिस के लिए। चलो ठीक है भाई, मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ तेरी और ला। एक तो बस ये बात। अब 7 प्रॉपर्टीज में से ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है एक्चुअल में, जिसको बोलते हैं 0 से 2a की प्रॉपर्टी। 0 से 2a की प्रॉपर्टी के लिए पहले हमें ये चेक करना होता है कि फंक्शन ऑड है या इवन। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि भैया फंक्शन इवन है, तो वो पर्टिकुलर फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा। और कैसे रिड्यूस हो जाएगा? एक 2 आ जाएगा बाहर और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर ऊपर की हो जाएगी आधी, तो 2a का आधा a f 2a माइनस एक्स dx। लेकिन मैंने इसे ऑड प्रूव कर दिया तो डायरेक्टली फंक्शन हो जाएगा 0। अब भैया ऑड इवन कैसे प्रूव करते हैं? उसके लिए सबसे पहले अपना फंक्शन बता क्या है, वो है कोसेक एक्स की पावर 7 है ना। 7 को बाहर रख, इसका कोई मतलब नहीं हमारे लिए। अब उस फंक्शन में तुझे चेक क्या करना है? 2a माइनस एक्स। और व्हाट इज दिस 2a हियर? अब फंक्शन क्या है तेरा वो तो बोल। 0 से 2 पाई, 0 से 2 का मतलब 2a की जगह 2 पाई लिखा हुआ है ना। और चेक क्या करना है? 2a माइनस एक्स, मतलब 2 पाई माइनस एक्स चेक करना है तुझे। तो तू क्या करेगा? जहां जहां x लिखा है वहां 2 पाई माइनस एक्स डाल देगा। अब आते हैं 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री पर। क्या ये 2 पाई रेशियो को चेंज करेगा इस वाले को? तो चेक कर, 2 पाई एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या वाई एक्सिस पर? एक्स पर। तो एक्स एक्सिस पर ये रेशियो चेंज नहीं होता है। आंसर तो कोसेक एक्स ही आने वाला है। लेकिन 2 पाई में से कुछ माइनस कर रहा है, 2 पाई यहां होता है, हल्का सा माइनस करेगा तो चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। चौथा क्वाड्रेंट कोसेक के लिए नेगेटिव होता है, नेगेटिव आएगा। पावर 7 से इस नेगेटिव का कुछ नहीं होगा, ये तो बाहर आना ही आना है। तो क्या ऐसा हुआ कि 2a माइनस एक्स चेक करने पर फंक्शन के बाहर माइनस आ गया? आ तो गया। और फंक्शन के बाहर माइनस आना क्या शो करता है? कैसा फंक्शन है? और मैंने अभी बता दिया था कि अगर मैंने फंक्शन ऑड प्रूफ कर दिया तो मैं डायरेक्टली इंडिकेशन क्या लिख दूंगा? 0। तो तू क्या करेगा? 0, खत्म, फिनिश। ये सिखाया था। ये 7 में से एक प्रॉपर्टी है, नंबर 2 वाली है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब 7 में से 5 ही प्रॉपर्टी यूज कर पाते हैं हम, 2 तो वेली है, बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब ही नहीं उनका। ठीक है, पहली 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें दूसरे नंबर की तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो याद होते हैं इसके भी लिमिट पूरा वीडियो बने हुआ है, 7 प्रॉपर्टी का यूज विद एग्जाम्पल्स, 1 से 1.5 घंटे का चैनल पे है, देख लेना उसे। अगर किसी को प्रॉपर्टी सीखनी है वो वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको पूरी प्रॉपर्टीज, एक एक क्वेश्चन, कम से कम पूरा असाइनमेंट है 22-23 क्वेश्चनों का, पूरे के पूरे सॉल्व कर रखे हैं उसमें, एक एक प्रॉपर्टी सिखाकर। बेटा बिना उसके नहीं कर पाएगा, सीख ले। 0 to 2a वाले में डायरेक्ट माइनस से जा सकते हैं ना। a2 माइनस a में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? नहीं, जैसे 0 to 2a में f of minus x। नहीं, वही तो मना कर रहा हूं, माइनस a2a में माइनस एक्स डालते हैं पर इसमें भी डाल सकते हैं ना। सकते हैं, क्यों कर रहा है?
जब तू चेक करके दिखाएगा तो माइनस डाल के दिखाएगा उसमें। नहीं, जैसे टू बेटा सुन, 0 से 2a की प्रॉपर्टी में even और चेक करने के लिए 2a माइनस एक्स चेक करते हैं, और माइनस a टू a की प्रॉपर्टी में माइनस डाल के चेक करते हैं। तुझे यही चेक करना है और कुछ मत करना। हो सकता है किसी में उसके तरफ से आ गया, चेक नहीं करना है ऐसे बिल्कुल भी, ठीक है। स्टेप्स के मार्क्स हैं, आंसर के नहीं। आंसर को तो आधा नंबर देके छोड़ देगा, हाँ जी आंसर मैच कर गया, स्टेप तो गलत हो गया, ठीक है। कहां तक पहुंचे थे कल? 16th करना है, ओके। इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान क्या मतलब, लॉजिकल है। और ये क्वेश्चन 12th का तो है ही नहीं, ये तो इनइक्वालिटीज जो हमने 11th में सिखाया था, ये तो उसका क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कह रहा था सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वालिटीज माइनस का 2x प्लस का 3y ग्रेटर देन -7 इज, फिर कुछ बताना है। तो पहले भाई इसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए याद रखना, ये हमेशा इक्वल टू -7 लेके सॉल्व करना है अपने को। ग्रेटर और लेस देन सिर्फ शेडिंग के लिए काम आते हैं, प्लॉट करते समय इक्वल टू ही डालेगा। जैसे 10th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीखा था ना, बिल्कुल वही ग्राफ बनाना है। चलो प्लॉट करो फटाफट से, अपनी एक्स और वाई की वैल्यूज लो जल्दी जल्दी। एक बार x में 0 रखते हैं, तो x में 0 रखा तो ये हो जाएगा -7/3। एक बार y में 0 रखा तो ये हो जाएगा 7/2। तो काम तो इससे भी चल जाएगा हमारा, ठीक है ना। एक रफ आइडिया ही तो देना है, हाँ वो तो रफ आइडिया मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो 1 2 3 और 4, ठीक है ना। यहां माइनस तो चाहिए ही नहीं कोई। अब y में 1 2 और यहां माइनस का 1। अरे 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 क्यों नहीं लेते, देख ले, यहां ले ले, प्लॉट करते समय नहीं, यहां तो ले लेगा, यहां तो ले लेगा। अभी कितना बैठेगा, 2 पॉइंट समथिंग बैठेगा, है ना। एक अंदाजा चाहिए ना अपने को तो बस इसका। अब x में 0 y में, x में 0 y में 2 पॉइंट कितना बैठेगा, ये 2 1 2 पॉइंट समथिंग ही बैठेगा, ठीक है ना। अरे वहां पे प्लॉट थोड़ी ना करके आ रहे हैं, ये तो 1 मार्कर क्वेश्चन है आपका। और x में 3.5 और y में 0। अब देखो जरा, एक अंदाजा ही तो चाहिए अपने को बस, ठीक है। अब देखो जिसके लिए ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल लग के आता है, x और y में 0 0 डाल दो हमेशा, ठीक है। अगर 0 0 डाला तो क्या लिखा आएगा, 0 + 0। क्या 0 बड़ा है -7 से? बात तो सही है। तो आपकी शेडिंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट होनी चाहिए जो आपने पुट किया है। पॉइंट क्या पुट किया, ओरिजिन आपने पुट किया है, तो शेडिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ शेडिंग है आपकी। ये क्लियर हो गया। जरूरी नहीं है 0 0 डालो, आप पॉइंट 0,2 भी डाल सकते हो, डालो 0,2 x। इसलिए सब बता रहा हूं, जरूरी नहीं है, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। चलो 0,2 डाला हमने, तो x में 0 तो 0 हो गया, और y में 2 डालो तो क्या 6 बड़ा है -7 से? बिल्कुल बड़ा है। तो शेडिंग उस पॉइंट की तरफ करना जो पुट किया गया है, अभी भी शेडिंग ऐसे ही रहने वाली है। तो 0 0 का कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि 0 0 करना आसान होता है, इसलिए जैसा डालते हैं, वरना काल तो कुछ भी सकते हो आप यहां पर, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है वो देखते हैं, क्योंकि अपने को तो 1 मार्कर है। ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग -3,2। पहले चेक करो -3,2 है का, x का -3 ये रहा जी, और y का +2, ओके ये रहा। तो क्वेश्चन है ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग -3,2। देखो भैया क्लोज तो है ही नहीं, तो है तो ओपन ही, तो सेकंड आंसर तो गया, फोर्थ आंसर भी गया अपना। और सी आंसर कह रहा है ओपन हाफ नॉट कंटेनिंग। नहीं भाई, मेरी शेडिंग में ये वाला पॉइंट तो आ रहा है, तो ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन, ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग -3,2। फिनिश हो गया बस, खत्म। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन वो पार्ट नहीं है, उसमें ये वाली बात एग्जाम में लिख कर आती है।
कि द शेडिंग विल टेक प्लेस ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है तो यहां वो पार्ट था ही नहीं। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आगे चलते हैं जी। टॉपर नहीं आया हमारा है? नहीं, मैसेज तो आया था मेरे पास। हाँ, नहीं बुखार का नहीं कि भैया मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए नहीं आऊंगा आज, इतना बस मैं मैसेज ही पढ़ पाया, इतना टाइम नहीं मिला कि मैं फिर भाई से पूछ पाता कि भाई क्या ऐसा क्या बिजी स्केड्यूल आ गया कि आपको अपनी क्लास छोड़नी पड़ रही है। बच्चा बहुत बिजी है हमारा, वो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बहुत ही धांसू किस्म का क्वेश्चन है। वैसे इसका नाम क्या है इसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बिल्कुल सही जवाब। और ग्रेटेस्ट हाँ बिल्कुल सिखाया है सर, बिल्कुल सिखाया है। या अब देखो क्वेश्चन में पहले से सारे ऑप्शन में 2.5 दे रहा है, तो ध्यान रखना इसकी लिमिट 2.5 पे चेक करके इसकी कंटिन्यूटी और इसकी डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करनी पड़ेगी, तभी यस नो कर पाएंगे इसे हम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जी बिल्कुल, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी। पूरा धरने से बड़ा क्वेश्चन है, आराम से जाएगा, लेकिन है फिर वही बात, सारे क्वेश्चन इतने बड़े थोड़ी ना होंगे। ये तो हमने तो इन्हें मिक्स कर दिया है, वहां तो कोई इक्का दुक्का ही आएगा। और अगर मान लो इतना बड़ा कोई क्वेश्चन आया तो मान के चलना 5 नंबर के लॉलीपॉप क्वेश्चन होंगे फिर आपके पास। ऐसा थोड़ी ना कि 1 मार्कर में भी टफ क्वेश्चन हो गए और 5 नंबर में भी टफ क्वेश्चन हो गए, तो फिर इनको पास कैसे करेगा बोर्ड? इनको तो अगले साल फिर भेजेगा वो किसी क्लास में। क्या सच्ची यार, बहुत ही रद्दी पेपर था तुम्हारा वो, मालूम है। अभी जो मैंने बाउंड्री एरिया के लिए तुम लोग के लिए असाइनमेंट बनाया है, वो वाला क्वेश्चन रखा है कि वो भी करा दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन वो जिस तरह का क्वेश्चन है ना भाई साहब, भगवान से उतर के ऊपर से कोई ब्रिलियंट बच्चा आना चाहिए, इसने भगवान ने बना के भेजा कि जा तू ब्रिलियंट है, तू पेल के आ नीचे के सारे पेपर, तो वही उस पेपर को कर सकता है। एक नॉर्मल इंसान उस पेपर को नहीं कर सकता है, बच्चा तो नहीं कर सकता, पॉसिबल आधे से ज्यादा टीचर नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को, अगर उनका कंसेप्ट धांसू नहीं है तो। छोड़ यार, ऐसा क्वेश्चन है वो। जब कराऊंगा मैं आपको उसका लेवल, जब आपको लगेगा कि उसके लिए मुझे आपको क्या क्या चीज समझानी है, आपको मैं इतना सोचूं कैसे, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं था। और सबसे बड़ा बात, इस लेवल का सिखाया ही नहीं जाता, हमने भी नहीं सिखाया। ऐसा क्यों? अरे ऐसे थोड़ी आता है, ये कोई IIT लेवल का सिखा रहे बच्चों को हम, लेकिन है तो है, क्या कर सकते हैं। लेकिन जितना हो करो मैं उसके लिए भी तैयार कर दूंगा, आपको परेशान मत हो। ओके, पहले क्वांटिटी चेक करते हैं 2.5 पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 2.5 माइनस, और अगर माइनस लगा रहा हूं तो एक्चुअल में मैं क्या चेक कर रहा हूं? मैं LHL चेक कर रहा हूं, ठीक है, fx। फिर लिमिट s टेंड्स टू 0 f 2.5 माइनस का h। अब फंक्शन तो एक ही है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 2.5 माइनस का h। अब 2.5 माइनस का h कितना आएगा? बेटा 2.5 है, 2 माइनस h नहीं है ये। आपने अरे सुन लो कंफ्यूजन क्या है, आप इसकी बात कर रहे हो ना। ये x एक इंटीग्रल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू नहीं है। हाँ, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। 2 माइनस h जो आप बोल रहे हो, ये 2.5 माइनस h है, मतलब 2.5 में से कुछ माइनस किया तो 2.3, 2.2, 2.2, आंसर इज 2। देखो मैं बता देता हूं। अच्छा ठीक है। अरे सुनो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है 2.1 से लेकर 2.999999 सबकी वैल्यू 2 है। हमने जो ग्रेटेस्ट ये सीखा है x माइनस h इक्वल टू x माइनस 1, उसके लिए x का इंटीग्रल होना जरूरी है, डेसिमल या फ्रैक्शनल नहीं। बात समझ में आया? तो ये मानो कि h बहुत छोटा सा नंबर है, मेक इट 0.1, तो 2.5 में से 0.1 माइनस करो 2.4। मैंने क्या लिखा कि 2.1 से लेके 2.999999 जहां तक जाओगे सबकी वैल्यू 2 ही आएगी। आ गया 2, ठीक है, चलो करेक्ट एकदम। क्योंकि आप वो वाला मेथड यहां लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहां 2.5 है ना,
तो x तो आपका इंटीग्रल है ही नहीं, ये तो डेसिमल है। चलो आरएचएल सॉल्व कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2.5 प्लस fx, फिर लिमिट s टेंड्स टू 0 f 2.5 प्लस h, फिर लिमिट s टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 प्लस h। अब देखो इस h को 0.1 0.2 मान लो तो कितना हो गया 2.7, लेकिन 2.7 का भी तो आंसर क्या लिखने वाले हो आप, 2 ही लिखने वाले हो आप। तो जीरो है ना दोनों केसेस इसमें तो ऑप्शन डी है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर मैं मान भी लूं वो जीरो है तो फिर भी 2 पॉइंट, अगर मैं चलो पुट भी कर दिया जीरो मैंने, तो 2.5 का भी तो आंसर 2 ही आना है। जीरो लेकर तो नहीं होगा। समझा नहीं मेरी बात, तू जीरो ले तो 2.5 आ गया, तू जीरो ना ले तब भी तो 2.5 तो थोड़ा ज्यादा आ गया। 2.1 से और 2 पॉइंट जहां तक जाएगा सबका 2 ही तो आंसर आना है, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई यहां से। कुछ भी ले लो। हाँ कुछ भी ले लो। तो क्या पता चला कि द फंक्शन सिंस LHL is equal to RHL, hence the function is continuous at x equal to 2.5। तो continuous तो मिल गया, तो कौन से, अच्छा हाँ, जो फंक्शन, नहीं यार ऐसा नहीं, ये तो गलत हो गया, गलत बोल रहा है। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस कंफर्म है, कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल कंफर्म नहीं होता है, अपने को वो फिर से चेक करनी पड़ेगी। तो गलती किया हमने, हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी यस हो जाती है तो कॉन्टिन्यूटी तो यस हो ही जाती है अपने आप। चलो कोई बात नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। एक पेपर और अब अपने लिए तैयार है, उसको करने के बाद वी विल स्टार्ट विद बाउंडेड एरिया देन, और ऐसे धांसू करा देंगे आपको बाउंडेड एरिया कि अगर खोद के भी बोर्ड कोई क्वेश्चन दे देगा ना आपको, तो आप उस क्वेश्चन की बेइज्जती ऐसी कर दोगे। पकड़ो बेटा, ये लो जी, बस टॉपर का रह गया है हमारे। अब वो टॉपर आया नहीं आज, करें क्या पेपर ही ले रहा है? टेस्ट पेपर तो नहीं देगा था नहीं वो रेजिडेंशियल में देने वाला था। है, नहीं वो दूसरा है। मेरा मेन फोकस 1 मार्कर पे था। अब हुआ क्या, वो सेकंड पेज में 20 क्वेश्चन के बाद 27 क्वेश्चन भी आ गए, फिर पता चला पीछे का पन्ना भी खाली था। अब मैंने चल ये भी लपेट दे, फिर इसमें सारे करा दूंगा फिर, और सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन थे। अच्छा आप एक काम करो, हिला के देख लो क्वेश्चन, चलो इसके हिलाओ पता चल जाएगी। मैं बात कर रहा हूं अपने 3-4 प्यारे जो बैठे हैं इधर, अभी प्यारे देखो, अभी जो नया पेपर दिया है, तेरा हेयर स्टाइल देख ये भैया, ये अपने सिलेबस का पेपर दिया करो। 13-14 क्लास का पेपर दे दे तो 12th का देना है। कौन सा क्वेश्चन देगा? सारे देख लो। हाँ एक क्वेश्चन सारा तेरे लिए। अबे नला अच्छे देखो, अच्छी बात है ना, आपको एक टफ पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं जो आपको करने आते हैं, और इससे अच्छी बात क्या है अपने लिए। हम तो कहे भैया बहुत टफ पेपर था, लेकिन मुझे तो सारा आता था, तो बाहर में जाए ऐसा टफ। और से सबसे आसान पेपर आया तुझे, लेकिन भैया मुझे एक भी नहीं आ रहा था उसमें से, तो तुझे क्या करना है ऐसे आसान पेपर का। हम तो कहे टफेस्ट आ जाए, तुझे करना आना चाहिए, मुझे तो इससे मतलब है। चलो भाई डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। हाँ भाई क्या हुआ, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 2.5 पर, तो LSD चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2.5 माइनस, फॉर्मूला क्या है, fx माइनस f ऑफ a मतलब जिस पर चेक कर रहे हैं, अपॉन x माइनस का a। फिर अगला लिमिट s टेंड्स टू 0 f 2.5 माइनस का h माइनस का f ऑफ 2.5 अपॉन 2.5 माइनस का h माइनस का 2.5, ये कैंसिल आउट हो गया। लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 2.5 माइनस h माइनस f ऑफ 2.5 होल अपॉन माइनस का h। चलिए अब पहले फंक्शन में लिमिट s टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 माइनस का h माइनस, अब अपने फंक्शन में डायरेक्टली 2.5 डाल दो अपॉन माइनस का h। अब 2.5 में से हल्का फुल्का कुछ भी माइनस किया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा आपके पास, और इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 का 2 ही आएगा। तो व्हाट इज योर LSD? 0। नहीं समझ में आई बात? आ गई। और किसी को
चले आरएसडी की तरफ। नहीं पुट करी, मैंने मान के चला कि मैं 2.5 में से कुछ छोटा सा कुछ माइनस कर रहा हूं, छोटा सा कुछ। अब h का मतलब बहुत छोटा नंबर, जैसे 0.1 0.2, तो कर 0.1 माइनस 1 तो 2.4 हो गया। तो ग्रेटर देन तो बेटा 2 ही आएगा ना उसका, इसका तो आने 2 है, तो 2 माइनस 2 0 हो गया। ठीक है, चलिए तो एलएसडी आ गया 0। अब आरएसडी चेक करते हैं। 0 ही आ रहा है, हाँ आएगा, 0 ही आएगा, मतलब डी ऑप्शन हो गया। द फंक्शन इज बोथ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2.5। लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार, आरएसडी चेक करते हैं। ऐसा है ना कहीं ये उसमें आ गया क्वेश्चन सब्जेक्टिव में सॉल्व करने के लिए, तो एटलीस्ट अपने पास स्टेप तो हो सारे। मतलब उस समय क्या चलता है, हाय भगवान भैया उस दिन चेक नहीं किया था, उसे मैंने ऐसी वर्बली मार लिया था और अब वो स्टेप अटक गया जाकर और वहां समझ ही नहीं आया क्या लिखना है, इसलिए एक बार हाथ से निकाल लो फटाफट फटाफट। तो ये हो गया 2.5 प्लस h माइनस का f ऑफ 2.5 होल अपॉन 2.5 प्लस h माइनस का 2.5। लिमिट s टेंड्स टू 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 प्लस h माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 अपॉन h। अब सोचो कि 2.5 में कोई बहुत छोटा सा नंबर आपने ऐड किया है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, तो यहां पर एक बहुत छोटा सा नंबर जोड़ो इसमें, बहुत मामूली सा, तो ये 2 ही रहेगा। माइनस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा, ये 0 हो गया। तो क्या LHD इक्वल टू IHD हो गया, हेंस द गिवन फंक्शन इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। तो हमारा ऑप्शन डी हो गया आंसर, कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2.5। फिनिश हो गया। ठीक है, दोनों सॉल्व करने हैं ना, पूरा सब्जेक्टिव समझा नहीं, पूरी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व करके। और मालूम है तुझे बड़ा आसान लग रहा है, जब ये क्वेश्चन बच्चा पढ़ेगा ना कि भैया करना क्या है, फंक्शन तो है ही नहीं, लिमिट तो गिवन नहीं है, ये बड़ा मुश्किल होता है समझ। अभी तुझे आता है तो बड़ा आसान लग रहा है, किसी ऐसे बच्चे से पूछिए जिसने कभी किया ना हो क्वेश्चन, भाई कैसा क्वेश्चन है समझ ही नहीं आ रहा है, लिमिट ही नहीं दे रखी इस पे। तो बहुत सारी बातें बेटा, पेपर तो आजकल ऐसा बना रहे हैं जैसे सारे बच्चे टॉपर ही बैठे हैं। सीबीएसई का भाई मेरी समझ में तो आ ही नहीं रहा पेपर का स्टैंडर्ड क्या चल रहा है। मतलब हमारा यही पास होना है, इसको भी पास होना है, अब तो इसको भी पास होना है, तो ऐसा पेपर उसको यही नहीं पता कि साथ प्रॉपर्टी भी है, और वो बड़ा टेंशन में बड़े आराम से बैठा है। कैसे टेंशन मुझे है तेरी अब कि मेरा बच्चा पास कैसे होगा यार ये। चलो अगला पढ़ते हैं। अब चलो पहले 21 पे आ जाओ, ऐसे इंडियन छोड़ो बाद में देखेंगे इसे। पहले क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। कह रहा है कॉट इनवर्स 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन π/4, फाइंड द रेंज ऑफ x। रेंज निकालनी है, पहले सुन लो इसका 18 का आंसर भी है। अब क्वेश्चन करा दे, क्वेश्चन नंबर 20 पहले 18 कहां से आ गया अब? अरे अब आंसर थोड़ा याद है मुझे इसका देखो कौन सा 21 रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, जब कोई भी इनवर्स फंक्शन, ध्यान से देखना, जब कोई भी इनवर्स फंक्शन इधर से उधर जाए तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। नियम क्या है इनइक्वालिटी को पलटने के? 2 नियम है, 2 नहीं अब तो 3 नियम है। क्या? देखो 4 तरीके से मैं क्वेश्चन को लिख के दिखा रहा हूं, तुम बताना कौन सा 5वां तरीका और हो सकता है। पांचवा तरीका आप बताओ। मैं इस क्वेश्चन को 4 तरीकों से लिख के दिखाया है, क्या कोई और 5वां तरीका है आपके पास? नहीं, सिंपल मानो इसको, वो तो फिर स्क्वायर के लिए तो अलग नियम है। नहीं भाई, या तो कहीं माइनस नहीं, उधर माइनस, या तो इधर माइनस, या दोनों पे माइनस। पांचों, अरे तो लिया यार, दोनों साइड माइनस। ये आपका फाइनल आंसर है, यहां कोई चेंज नहीं हो सकता। ये आपका फाइनल आंसर है, यहां कोई चेंज नहीं हो सकता। अगर आपका वेरिएबल से इनइक्वालिटी है, सॉरी
अगर आपका वेरिएबल से नेगेटिव साइन हटता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाती है। तो यहां पर आंसर आएगा लेस देन, चोंच वाली चीज लेस देन होती है। हटेगा तो यहां से और यहां से भी, तो उधर से हटा नहीं हटा इससे मतलब नहीं है। एक्स से हटेगा क्या? बिल्कुल हटेगा। मतलब ये भी चेंज आएगा, चेक कर ले, यही नियम है। अब ये तो नॉर्मल नियम है इनइक्वालिटी का। अब वो नियम जो हमें इस्तेमाल करना है कि अगर किसी इनवर्स फंक्शन को उस साइड ले गए या इस साइड लिया है तब भी इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगा। तो 4 नियम तो ये है और एक इनवर्स का नियम है। एक और नियम, अगर आपने दोनों साइड रेसिप्रोकल किया है तब भी इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगा। ये कुछ इनइक्वालिटी को चेंज करने के नियम याद रखना। पेपर में x बड़ा है और बराबर है 1 के और छोटा है और बराबर है 3 के, ठीक है। अब आप हर जगह रिवर्स कर रहे हो, मतलब रेसिप्रोकल 1/x, 1/3 और 1/1, तो याद रखना ये फिर रिवर्स कर जाएगा। इनइक्वालिटी रिवर्स कब होती है? इनवर्स जब दूसरी साइड जाता है, रेसिप्रोकल किया जाता है, या x पर कभी नेगेटिव साइन होता है। अगर वो हटा रहे हो आप तो हमेशा इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी, ठीक है। नियम सारे आ गए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। बेटा इज इक्वल टू से कोई मतलब नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन से मतलब है। 3x + 5 लेस देन cot π/4, एंड व्हाट इज cot π/4? मतलब cot 45 1, तो 3x + 5 लेस देन 1। अब सिंपल निकालो x का वैल्यू, 3x लेस देन 1 - 5, 3x लेस देन -4, x लेस देन -4/3। देखो नंबर लाइन पे जरा, -∞ से इंफिनिटी, कहीं पर आपका -4/3, और ध्यान रखना गोले को खाली रखना, इक्वल टू नहीं लग रहा है यहां पर। -4/3 या उससे छोटा इस तरफ है, तो क्या हो गया आपकी -∞ से -4/3 ओपन ब्रैकेट दोनों तरफ, खत्म कहानी, फिनिश। अगर यहाँ पर इक्वल्स टू तो क्लोज ब्रैकेट आता, तो क्लोज ब्रैकेट आता और गोला भर जाता, ठीक है। चलो ठीक है, x का रेंज निकालना था। x कहां से कहां लाई करेगा? x लाई करेगा इन रेंज पर। पिछले से पिछले साल तो बोला तो था रिलेशन एंड फंक्शन जो 11th में सीखा है वही तो है सारा। हाँ अच्छा, बोर्ड के पिछले से पिछले साल के। अच्छा पिछले साल का है, तो मुझे वैसे याद नहीं है कौन से ईयर का मैंने निकाला था। मुझे तो आपको 21 से 21, 22, 23 3 पेपर आउटसाइड दिल्ली सारे करवाने हैं, क्योंकि हमारा लेवल तो टफ ही रहेगा। तो हम तो टफ के, अगर पेपर आसान आ गया वेल एंड गुड, मुश्किल आया तो तैयार बैठे उसके लिए। मैं चाहता हूं बोर्ड में बैठो तो आपको लगे भैया अरे तो पूरा पेपर करा हुआ है अपना, ऐसा चाहिए बस। स्टार्ट करें अगला वाला। कह रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। तो पहले अपना फंक्शन लिखिए। ये कॉपी नहीं हुआ सर, पहले कॉपी कर लो उसके बाद करते हैं आगे। चलिए पहले अपना फंक्शन लिखिए। ये मालूम है जो cx लिखा है क्वेश्चन में, इसे क्या बोलते हैं? कॉमर्स वाले तो बता सकते हो यार, ये वर्ड आपने पढ़ा हुआ होगा। देखो क्वेश्चन में cx लिखा है ना, नहीं cx कॉस्ट फंक्शन, rx इज रेवेन्यू फंक्शन, लेकिन ऐसे px इज प्रॉफिट फंक्शन। अच्छा क्या बात कर रहा है भाई? मतलब पेज में तो नहीं है, आगे वो बता। भाई देखो मैंने तो चेक में इतना कॉमर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हमें तो ये रटे हुए हैं सारे के सारे। इसमें भी ये सब वो सब ग्रेजुएशन लेवल पे सिखाए जाते हैं। मार्जिनल फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, तो वहीं से आता है। जो भी आपको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, अगर आपको उसका मार्जिनल फंक्शन निकालना है तो कुछ मत करो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दो। सबसे पहले निकाला c'(x), इस c'(x) को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल फंक्शन। मतलब जो भी आपको फंक्शन दिया है उसका जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, इसी बात को मार्जिनल फंक्शन बोला जाता है। चलिए तो पहले डेरिवेटिव करो उसका। 0 0 0 1 3 और 3x²
प्लस 0.002 2x और प्लस का 5। जरा सही से सॉल्व करो, इसे कितना आ रहा है? तो 0.00039x स्क्वायर प्लस 0.004x, और कह रहा है कि जब आप मार्जिनल फंक्शन निकाल लो तो उसके बाद 150 भी पुट कर देना उसके अंदर x की वैल्यू। तो c डैश x व्हेन x इज इक्वल टू 150, तो 0.00039 इंटू 150 का होल स्क्वायर प्लस 0.004 इंटू 150 प्लस का 5, सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया, फिनिश क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। तो ध्यान रखना, मार्जिनल कॉस्ट गिवन फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को ही बोलते हैं, और जिसमें हमें लास्ट में एक x का वैल्यू भी दिया होगा वो आप उसमें इंसर्ट कर देना। ठीक है, खत्म हो गया। बोर्ड में लिखना और कॉम्पिटेटिवली देना अलग बात है, तो वहां गलती मत करियो, डायरेक्ट मत लिखियो कुछ भी। अपना टारगेट 80/80 का है, उससे नीचे नहीं बिल्कुल भी। तो उसके लिए तू छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं कर सकता है। ठीक है, और कुछ लोगों का टारगेट भैया पहले पास होना है। निशान जी, पहले भैया मैं सोचूंगा कि मैं पहले पास हो जाऊं, जब मैं पास हो जाऊंगा उसके बाद मैं सोचूंगा कि कितना ऊपर जा सकता हूं। मालूम मुझे किस चीज से खतरा लगता है? तुझे पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तू ये कहेगा कि मुझे नहीं आता था। परेशान कब होगा? मुझे फॉर्मूला याद नहीं है आगे करने का। दिक्कत आप लोगों के साथ ये है, आप पूरा पेपर चेक करोगे भैया ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मुझे नहीं आया, लेकिन मैं फॉर्मूले भूल गया, मुझे ये याद नहीं रहा, मेरा गुणा गलत हो गया, मेरा भाग गलत हो गया, मेरा प्लस गलत हो गया। कोई टीचर नहीं सिखा सकता ये आपको, ये आप ही को चेक करना है। इतना प्रैक्टिस के बावजूद पेपर बाहर से आ जाए यार, पॉसिबल कैसे? और अभी तो 15 दिन अपने पास पूरे हैं, तो मैजिक क्लास के पूरे दिन अपने पास है। ये तो ऐसे पेपर हो जाएंगे आप आग बदल के आंसर दे दोगे सारे, लेकिन याद भी तो रखना है फिर, ये भी तो देखो ना। चलिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू log x। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू log x। एक बहुत समय हो गया ऐसे क्वेश्चनों को करे हुए अपने को। सबसे पहले क्या करते हैं? लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड v इज इक्वल टू log x। हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन हमें क्या निकालना है यहां पर? सबसे पहले du बाय dx। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हमें निकालना है dv अपॉन dx, जो कि क्या होता है log x का 1/x। फिर आप क्या लिखोगे कि भाई du अपॉन dv इज इक्वल टू du बाय dx डिवाइडेड बाय dv बाय dx। व्हाट इज बाय du बाय dx? ये राजी, डिवाइडेड बाय dv बाय dx। रेसिप्रोकल करिए और फाइनल आंसर क्या आया आपका? ये लीजिए, फिनिश हो गया, खत्म कहानी। कॉपी करिए। वो डिवाइडेड बाय पहले देख ले फिर बोलियो। अब देख, ये 32 के दोनों क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप टाइप आ गए। 23 के ना? हाँ 23 के, और 2 मार्क। अब बताइए कोई लेवल भी है क्वेश्चन का? फुद्दू सा क्वेश्चन है एकदम। सुना है एक वर्ड, सुना है भाई, पार्शियल फ्रैक्शन? हाँ, कहां यूज करते हैं? मतलब याद नहीं आ रहा वैसे, पता है। याद भी नहीं आ रहा और पता भी है, ये तो दो कॉन्ट्रडिक्शन वाली चीज हो गई। जो चीज याद है वो पता होनी चाहिए, और जो याद नहीं है वो पता कैसे है आपको? ये तो बात कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। मुझे भूख भी लग रही है, मुझे भूख भी लग रही है, लेकिन खाना तो मुझे खाना ही नहीं है। हैं? भाई भूख लग रही तो खाना का, और बहुत खाना है वैसे भूख तो लगी नहीं है। हैं? ये कैसा लॉजिक है भाई? ये तो दो अलग अलग बात कर रहे हैं। ये हो सकता है आज सब्जी ऐसी बनी जो पसंद नहीं हो मुझे, इसलिए नहीं खा रही हूं मैं इसको। हाँ, ये एक अच्छा आंसर था साइंस वालों की साइड से, थोड़ा लॉजिकल बेस्ड। तू तो इलॉजिकल बात कर रहा है। कहां यूज करते हैं? अच्छा, पार्शियल को कहां यूज करते हैं?
जब डिनोमिनेटर में तो और अलग वो देखो पहली बात तो पार्शियल किसी चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन पार्शियल को आप हमेशा यूज कर सकते हो जहां पर डिनोमिनेटर में फैक्टर का फॉर्म हो। हमारे पास ऐसे 3 फॉर्म है, ध्यान रखना, करेंगे इंडिकेशन जब करेंगे तो, ठीक है। तू एक एक करके वीडियो देखता जा और सीखता जा, यही तरीका है इसको करने का। हो गया। पेपर में यही आ रहे हैं सर। पेपर में लिमिट्स वाले क्वेश्चन कितने आएंगे? अच्छा वही आएंगे 6 नंबर के टोटल मिला के 6 मार्क्स का आता है डेफिनेट इंटीग्रल्स। और अरे एक सेकेंड, रुक जा 4 नंबर का डेफिनेट का क्वेश्चन आएगा, एक नंबर के 2 एमसीक्यूज में आएगा, और ये बाउंडेड एरिया कौन जोड़ेगा उसका 6 नंबर का, ये भी तो डेफिनेट का पार्ट है। हो गया 10 नंबर, 10 से 12, तो डेफिनेट 10 से 12 का है और सब में प्रॉपर्टी का इस्तेमाल है। 12 ऐसे उड़ गए, फिर उसका आएगा वही अलग है, फिर पेपर देख के अब समझ गया ये वाली आती है जो। कोई बात नहीं, अभी वो यहां है ना, सीख जाएगा, यहां रहेगा सीख जाएगा। अगर मेहनत करेगा तो भाई देख मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन तू मेहनत तो कुछ कर। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए ना, सबसे पहले इसे लेट करिए y। अब याद रखना अगर आपकी पावर न्यूमरल नहीं है और आप डिफरेंशिएट करने चले तो बिना लॉग लिए कर नहीं सकते इन्हें। पावर न्यूमरल नहीं है, न्यूमरल का मतलब 1 2 3 4 5 नहीं है, तो आपको लॉग लेना ही पड़ेगा, दूसरा पैटर्न ही नहीं है। इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब दिक्कत क्या होता है, क्वेश्चन में तो y होता ही नहीं है। अब बच्चा भैया लॉग कैसे लगाऊं, तो भाई पहले लेट कर y, अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लिख। चल कर फटाफट से। अब log m की पावर n, बिल्कुल सही बेटा। अब करेंगे डिफरेंशिएट, log y का 1/y dy बाय dx। और निशान जरा डेरिवेटिव कैसे करूं, पहले को छोड़ा प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव 1 हो गया। कितना आ गया, तो dy बाय dx, y उधर चला गया, यह आ गया माइनस का x tan x और प्लस का log ऑफ मॉड के अंदर cos x। y का वैल्यू इंसर्ट कर लीजिए, तो dy बाय dx इज इक्वल टू cos x की होल पावर x माइनस का x tan x प्लस log ऑफ मॉड cos x। फिनिश, क्वेश्चन खत्म। इसमें x की जगह sin इनवर्स। हाँ चलेगा ना। अरे तो बेटा एक तरह से साइन इनवर्स एक्स log cos x हो गया। हाँ, अरे भाई ऐसी गलत, लेकिन मैंने कहा था नहीं गलत कर दिया, sin इनवर्स वाले खोल फिर उसको अलग डाल। दिमाग खराब है उसका। क्वेश्चन बोल क्या है, ऐसे ही कम से x में sin इनवर्स डालेंगे। ऐसे बोल रहा है, हाँ सही कर रहा है तू बेटा। पावर में साइन इनवर्स है ना, तो बस बात खत्म, कुछ से कोई लॉजिक ही नहीं है तो कुछ नहीं, बिल्कुल परफेक्ट कर सकता है। हाँ यहां नहीं होना चाहिए, इस वाले एक्स में पावर में होना चाहिए वो। ये देख ले वो साइन इनवर्स किधर था, कॉस के एंगल में था या पावर में था उसकी। प्री बोर्ड के क्वेश्चन तो सारे थे, मैंने देखे, एक भी क्वेश्चन ऐसा। प्रीबोर्ड नहीं हो, फिर मैं कोई पेपर सॉल्व करता हाँ, ये वाला सॉल्व कर दूं। नहीं। हाँ। और दूसरा जो कहते हैं वो कर देना, वो मैं ये कह रहा हूं आपसे, जो अंदर वो बस इसके साथ नहीं ऐसा है, ऐसे ऊपर ही था, तो फिर कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक सीखा हुआ है जो हमने अभी सीखा है। इफ वेक्टर ए, क्या है वेक्टर ए, 2i प्लस 2j प्लस 3k, फिर एक और वेक्टर है b माइनस i प्लस 2j प्लस k, फिर एक वेक्टर है c 3i प्लस j प्लस 0k,
देखो क्या कह रहा है, सच दैट बी प्लस लैम्डा टाइम सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो. चलो मतलब हमें यह पता चला, देखो जरा ध्यान से सब, पहले इंडिविजुअली इनकी वैल्यूज निकाल लीजिए सारी सारी, फिर रखेंगे यहां पर इसको हम. ठीक है, चलो b प्लस लैम्डा टाइम सी पहले सॉल्व कर लेते हैं. b प्लस लैम्डा टाइम सी, चलिए कितना आएगा, कॉपी करते जाओ, हैंड टू हैंड, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी है. प्लस लैम्डा टाइम सी, चलिए ये हो गया अपने पास -1 प्लस 3 लैम्डा आई, फिर 2 प्लस लैम्डा जे, और के के लिए सिंगल एक के वेक्टर है बस. ठीक है, क्योंकि ये तो जीरो है अपने पास. अब आ गया अपना बी प्लस लैम्डा सी वेक्टर का वैल्यू. अब ए वेक्टर तो डायरेक्ट दिया है, बस इसका डॉट करना है अपने को. तो बी वेक्टर प्लस लैम्डा साइन सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को जीरो लेके चलेंगे. चलिए 2 के साथ करो इसका इंटू, तो 2 इंटू -1 प्लस 3 लैम्डा, आई डॉट आई 1 हो गया, फिर 2 के साथ 2 प्लस लैम्डा, फिर जे डॉट जे 1 हो गया, फिर 3 के साथ 1 और के डॉट के 1 हो गया. कितना आ गया अपने पास, माइनस का 2 प्लस का 6 लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये कितना हो गया, 7 में से 2 गए 5, और ये हो गया 8 लैम्डा इज इक्वल टू 0. तो 8 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 5 और लैम्डा इज इक्वल टू -5/8. लैम्डा ही निकालना था आपने को, बस हो गया आंसर. ठीक है, 24th क्वेश्चन इतना बेहतरीन क्वेश्चन है और कराया हुआ क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है. देखो भी करा के दिखाता हूं उसको, मजा आ जाएगा. सबसे पहले हमें अपना वेक्टर निकालना है. उस वेक्टर का ए बी सी जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा डायरेक्शन रेशियो होगा. फिर हमें ये चेक करना है कि हमें फाइंड, हाँ उस डायरेक्शन रेशियो से हमें फिर cos थीटा मिलेगा, तब आंसर आएगा. बेसिक पर बेस्ड क्वेश्चन है. कितने मार्क में है ये, 5. अरे नहीं क्या बात कर रहा है, ये 2 में, ये 2 में है. सही है, 2 लायक ही है यार, 2 लायक ही है, बिल्कुल 2 लायक ही है. इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं ना, कॉन्सेप्चुअल है बहुत ज्यादा. तो बेटा हमारा फोकस इस समय 1 मार्कर और 2 मार्कर पर ही है ना. बड़े क्वेश्चन तो रटे हुए आते हैं सारे के सारे, वो तो हम पूरे साल करते कौन से 3 4 5 6 ये वाले तो क्वेश्चन नहीं करते. ये 1 मार्कर 2 मार्कर ही सबसे ज्यादा परेशान करते हैं बच्चों को, वही फंस जाते हैं सारे के सारे. आप देख लो इतने पेपर दे लो भैया, मेरे एमसीक्यू गए सारे, 2 सही है, 4 सही है, 6 सही है. तो यही होता है हर बार, 20 के 20 एमसीक्यू सही नहीं होते. तो उसके लिए मेन पावर वही लगानी है. देखो, अ पर्सन स्टैंडिंग एट ओ, हाँ, इज वॉचिंग एन एरोप्लेन विच इज एट द कोऑर्डिनेट पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है 4,0,3. एट द सेम टाइम ही सॉ अ बर्ड एट अ कोऑर्डिनेट पॉइंट, एक और दिया हुआ है 0,0,1. फाइंड द एंगल विच बी ए वेक्टर, देखो जरा बी ए वेक्टर. अब इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लेना सिखाया आपको हमने, ओ, देख जल्दबाजी कर रहा है बोलने में, बाद में से पहला माइनस करना है, तो बाद में से पहला, वो माइनस हो गया. ठीक है. हम पहले वाले को करेंगे, पहले वाले को वो लिखेंगे, वो ओरिजिन है बेटा, ओ तो ओरिजिन है ना. अच्छा, ये रहा वो ओ, उसके बाद वो गया ए पर, उसके बाद वो गया बी पर. एरो वाइज देख, ऐसे ही तो बनता है हमेशा. पोजीशन वेक्टर को पूछा था, ओ को क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, ऐसा ओ ही लिखते हैं पोजीशन वेक्टर को. बेटा ये 4 माइनस 0, 0 माइनस 0, 3 माइनस 0, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना उस 0 0 0 से. तो डायरेक्टली ओ ए कितना आएगा, 4i -3 प्लस 0j प्लस 3k. अब माइनस ऑफ ओ बी, तो माइनस का 0i माइनस का 0j
माइनस का 1k। अब 0 लिखो या मत लिखो फर्क नहीं पड़ता है। अब i से i चेक करो, पूरा ही 4i, 0 तो एक तरह से है ही नहीं, हटाओ यहां से, और प्लस का 2k। अब सोचो इसको जरा सही से लिखो, क्यों इसमें j इंक्लूड करो जरा, हाँ 0j और प्लस का 2k। ऐसा क्यों किया? अब मेरे पास मेरा वेक्टर मौजूद है। अब वेक्टर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? ai प्लस bj प्लस ck, जिसमें हमारे पास abc का वैल्यू क्या हो गया? 4, 0 और 2। abc का वैल्यू आ गया, कॉपी करो इतना। तो अगर अपने पास drs है 4, 0 और 2, तो वहां से सबसे पहले क्या निकाले हम? DCs, और DCs को कैसे डिनोट करते हैं? एलिमेंट से, ठीक है। तो चलो पहले L निकालते हैं। तो 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। M का हो गया 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। इसमें भैया आप एलिमेंट निकाल क्यों रहे हो? क्योंकि एलिमेंट एक्चुअल में cos थीटा को ही डिनोट करते हैं, कोसाइन है ना, तो एलिमेंट cos थीटा ही है जो x और y और z के साथ एंगल बनाएंगे। हमें वही एंगल चाहिए, तो पहले एलिमेंट निकालना जरूरी है। तो पहले हम ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, cos अल्फा इज इक्वल्स टू लिखा सकते, बिल्कुल सही कर सकते हैं, ठीक है। मैं को तो बिल्कुल बेटा स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, मैंने एक भी स्टेप डायरेक्ट नहीं चला है। चलिए कितना कितना वैल्यू आ गया जरा बता दो। 4 4 जा 16, 16 और 4 20, रूट 20 आ गया। तो 4 अपॉन रूट 20, यहां तो 0 है तो मतलब ही नहीं कुछ, और 2 अपॉन, जरा देखो इनका स्प्लिट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये हो गया 2 रूट 5, हाँ तो उस हिसाब से तो फिर ये कितना आ गया? 2 अपॉन रूट 5 आ गया। ये आया 2 अपॉन रूट 5, ये तो 0 रहेगा, यहां चेक करो। तो ये आ गया 1 बाय रूट 5। तो एलिमेंट का वैल्यू आ गया, चेक करो। तो ये आ गया 2 बाय रूट 5, 0, 1 बाय रूट 5। लेकिन LMN वो एक्चुअल में होता क्या है? देखो वो होता है cos अल्फा, cos बीटा cos गामा। cos बीटा, cos गामा। अब आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि अल्फा एंगल डिनोट कर रहे हैं x एक्सिस के साथ, लिख लो। बीटा डिनोट कर रहे हैं y एक्सिस के साथ, और गामा डिनोट कर रहे हैं z एक्सिस के साथ, तभी बात बनेगा, ठीक है। करो फटाफट से कि अल्फा इज द एंगल विद द x एक्सिस, बीटा इज द एंगल विद द y एक्सिस, एंड गामा इज द एंगल विद द z एक्सिस। तो एलिमेंट तो हम ये निकाल चुके हैं, देखो एलिमेंट तो आ गए, लेकिन एलिमेंट का वैल्यू पता है। तो cos अल्फा कितना हो गया? 2 बाय रूट 5। देखो जरा cos बीटा कितना हो गया? 0। और cos गामा कितना हो गया? 1 अपॉन रूट 5। अब यहां से एंगल चाहिए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर? cos इनवर्स 2 बाय रूट 5। अब भाई cos बीटा 0, तो बीटा कितना? पाई बाय 2। cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा पाई बाय 2 होता है। और यह गामा कितना हो गया? cos इनवर्स। ये रहे आपके तीनों एंगल्स। शानदार क्वेश्चन था, ब्रिलियंट क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले अपने को dr चाहिए, वहां से dc निकालो, और dc को अल्फा बीटा गामा से, cos अल्फा cos बीटा cos गामा से कंपेयर कर लो। बस ये बता देना कि अल्फा x एक्सिस का एंगल है, बीटा y एक्सिस का एंगल है, और गामा z वाला एक्सिस का एंगल है। बस फिनिश हो गया। आज के लिए इतना ही करते हैं।